जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा रुद्र रेवोल्यूशन चल रहा है और इसमें हमारा क्या था, संकट मोचन सीरीज रुका हुआ था पहले से, जिसको हमने बोला था कि अब शुरुआत कर देंगे बहुत जल्द। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री को, रसायन शास्त्र को। इससे पहले हमने फिजिक्स के चैप्टर 1 हमने मतलब पढ़ चुके हैं, और जो भी उसके इंपॉर्टेंट चीज़ हैं उन सारी चीज़ों को मैं डिस्कस कर दिया हूँ उसमें। अब यहाँ हम शुरू करेंगे क्लास 10th के केमिस्ट्री को, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और साथ में आप 11th 12th में जाइएगा तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट मतलब होने वाला है। अब देखिए, आप लोग तो क्लास 10th में बहुत पहले ही आ गए थे, और जब से आप केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे क्लास 10th का, तो अधिकांश बच्चे इसमें होंगे जिनको केमिस्ट्री समझ में ही नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा होगा। जैसे कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कभी क्लोराइड कैसे हो जा रहा है, जैसे कि NaCl को क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड हो गया, कभी कभी ऑक्साइड कुछ हो गया। मतलब ऐसे नाम जो भी आप इक्वेशन देखते हो उसको हम लोग जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं, बोलते हैं, तो आपको समझ में नहीं आता है कि कब क्या बोलें। ठीक है, कभी आप डाई सुनते हो जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कब हो कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से आप अलग अलग नाम सुनते हो केमिस्ट्री में, आपको समझ में पल्ले नहीं पड़ता है। ठीक है, तो देखो यार, इसका एक फैक्ट मतलब बात बताऊं आपको कि क्यों समझ में नहीं आता है। तो इसका कारण है कि आपने क्लास टेंथ में तो आ गए, क्लास 9th का केमिस्ट्री आपने बढ़िया से नहीं पढ़ा है, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। यदि क्लास 9th का आप पढ़े होते तो आपको समझ में ज़रूर आता, लेकिन अब उतना आपके पास समय नहीं है कि आप जाकर के क्लास 9th के केमिस्ट्री को पूरे डिटेल में पढ़ो। इसलिए अब हम इस वीडियो में मतलब आपके क्लास 10th को केमिस्ट्री पढ़ने में जो जो दिक्कतें आ रही हैं, चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, उन सभी चीज़ों को यहाँ पे हम बताएंगे। ठीक है, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। कोई भी बच्चा हो जिसको केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा है, इस वीडियो को देखिए, आपको क्लास 10th का केमिस्ट्री समझ में आने लगेगा। ठीक है, और पूरा जब डिटेल में आपको समझना है तो उसके लिए तो आपको क्लास 9th के पूरा केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, तब जाके ये पूरा डिटेल में समझ में आएगा। लेकिन इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, तो इसके बाद क्लास 10th के केमिस्ट्री पढ़ने में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। और पेन और पेंसिल, जो भी आपको कलम वगैरह लेकर के बैठना है, बैठ जाइए और इत्मीनान से देखिए वीडियो को। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री किसे कहते हैं। एकदम जीरो से शुरुआत करते हैं, और जितना भी आपके इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए उन सबको जानते हैं। तो केमिस्ट्री किसे कहते हैं, इसका हिंदी होता है रसायन शास्त्र। अब देखिए, जिस सब्जेक्ट के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं, पदार्थ के गुण के बारे में पढ़ते हैं, तथा पदार्थों के बीच में होने वाले अभिक्रिया यानी रिएक्शन के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उस विज्ञान के उस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री क्या है, आपका एक विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, पदार्थ के गुण और उनसे संबंधित क्या हो रहे हैं, अभिक्रियाओं के अध्ययन करते हैं, केमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, और केमिस्ट्री के कभी कभी जनक पूछ देता है आपके, मतलब बोर्ड एग्जाम में तो नहीं पूछेगा, लेकिन जान लीजिए आप लोग, केमिस्ट्री के जनक का क्या नाम है, केमिस्ट्री के जनक का नाम है लेबोजियर है। ठीक है, बायोलॉजी का जनक पूछे तो बता दीजिएगा अरस्तु। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट के कोई ना कोई जनक होता है। तो केमिस्ट्री के जनक कौन है, लेबोजियर हैं। इन्होंने केमिस्ट्री और बायोलॉजी में बहुत अच्छे काम किए हैं, इसलिए इनको केमिस्ट्री का जनक कहा जाता है। ठीक है, अब केमिस्ट्री आप लोगों ने जान लिया कि केमिस्ट्री की परिभाषा क्या है। उसके बाद आता है केमिस्ट्री में जैसे ही आप पढ़ना शुरुआत कीजिएगा, आपको मिलेगा पदार्थ, क्योंकि इसके नाम ही में है कि पदार्थ के गुण वगैरह के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले जरूरी है कि आप पदार्थ जानिए, पदार्थ किसे कहते हैं। तो पदार्थ देखिए, इसका इंग्लिश पदार्थ का होता है मेटर। क्या होता है, मेटर होता है। ठीक है, अब पदार्थ का इंग्लिश मैटर होता है। पदार्थ किसे कहते हैं भैया, तो जानो यहाँ पे देखिए, दुनिया का कोई भी वस्तु हो जिसमें क्या हो, द्रव्यमान हो, और जिसमें क्या हो, वो अवरोध उत्पन्न करता हो, और जो कुछ स्थान घेरता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। द्रव्यमान के मतलब होता है वजन। तो जिस भी वस्तु में क्या हो, थोड़ा बहुत वजन हो, जिसको रखने पर वो क्या हो, कुछ स्थान घेरता हो, और वो अवरोध उत्पन्न करता हो। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अवरोध का मतलब होता है रुकावट। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पदार्थ। तो जिस वस्तु में क्या होगा, द्रव्यमान होगा, ठीक है, जो क्या करेगा, अवरोध उत्पन्न करेगा, और जिसमें क्या होगा, स्थान घेरेगा, यानी जिसमें आयतन होगा। ठीक है, उस वस्तु को हम लोग क्या कहेंगे, उस वस्तु को हम लोग पदार्थ कहेंगे। ठीक है, इंग्लिश में उसे हम लोग मीटर कहेंगे। ठीक है, और पदार्थ की अवस्था की बात की जाए तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी 3 अवस्थाएं होती हैं, तो एक नंबर होता है आपका ठोस, दूसरा होता है द्रव, और तीसरा होता है गैस। ठीक, ठोस किसे कहते हैं, तो जानो यहाँ पे, ठोस देखो, जिस भी पदार्थ का क्या हो, आकार और आयतन दोनों क्या हो, निश्चित हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, आकार और आयतन मतलब द्रव्यमान जो दोनों क्या हो, निश्चित हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ठोस कहेंगे। ठीक है, जिसका क्या होगा, आकार भी निश्चित होगा और उसका आयतन भी निश्चित होगा। ठीक है, आकार
जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होगा उसे हम लोग ठोस कहेंगे। अब निश्चित का मतलब क्या हो, जिस भी वस्तु का ना ही आकार बदले और ना ही आयतन बदले उसे हम लोग क्या कहेंगे, ठोस बोलेंगे। ठीक है, मतलब आप यहाँ पे स्केच है तो इसको ऐसे रख दो, तो यह मान लो 100 ग्राम का स्केच है, मार्कर है, तो ये 100 ग्राम से घट करके अगर 80 ग्राम नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि इसका जो आयतन है और इसका जो द्रव्यमान है वो क्या है, निश्चित है। आकार का निश्चित होने का मतलब क्या हो, ये इस तरह से लंबाई इसका गोल इसका आकार है, अगर ये इस तरह 9 करके यू शेप में हो जाएगा तो आकार निश्चित नहीं रहेगा। अगर ऐसे ही रह रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इसका आकार भी क्या है, निश्चित है। तो जो अपने अवस्था में परिवर्तन नहीं करता है, जिस तरह है उसी तरह रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। द्रव की बात करें तो द्रव में क्या होता है, जिसका आकार जो हो, जिस वस्तु का आकार निश्चित नहीं हो और आयतन निश्चित हो। ठीक है, जिसका आकार निश्चित नहीं हो और आयतन निश्चित हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। और गैस की परिभाषा कोई पूछे तो बताइएगा, जिसका आकार और आयतन, जिसका आकार और आयतन दोनों ही क्या हो, अनिश्चित हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, गैस कहेंगे। तो ठोस में आकार और आयतन निश्चित होगा, द्रव में क्या होगा, आकार निश्चित नहीं होगा, इसका मतलब अनिश्चित होगा, और आयतन क्या होगा, निश्चित होगा। और गैस में क्या होगा, आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होगा, यानी दोनों बदल सकता है, तो उसे हम लोग गैस कहते हैं। ठीक, बस इसमें आप ज़्यादा कुछ नहीं जानना था। अब बात आता है कि पदार्थ की हमने तो अवस्थाएं जान लिया, अब जानते हैं कि पदार्थ कितने प्रकार के होता है। तो पदार्थ देखिए आपके 2 प्रकार के होता है, एक नंबर होता है आपका शुद्ध पदार्थ और दूसरा नंबर होता है अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, कौन कौन से प्रकार होते हैं पदार्थ के, तो एक होता है शुद्ध पदार्थ, दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ के भी वैसे ही 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, शुद्ध पदार्थ के 2 प्रकार होते हैं, एक को कहते हैं हम लोग तत्व और दूसरे को कहते हैं यौगिक। इन सभी को बारे में आप डिटेल में आगे चैप्टर में पढ़िएगा। ठीक है, यहाँ पे नाम जानिए, बस आपके समझने के लिए ये चीज़ें बता रहा हूँ। शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार का होता है, 2, एक होता है तत्व, दूसरा होता है यौगिक। अब तत्व जो है आपका यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केमिस्ट्री में अधिकांश चीज़ें हमें इस तत्व के ही पढ़ने हैं। ठीक है, तत्व को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट, क्या बोलते हैं, ELEMENTS, एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, अब तत्व भी आपके 3 प्रकार के होता है। ठीक है, एक होता है धातु, दूसरा होता है अधातु और तीसरा होता है उपधातु। तो धातु का मतलब क्या हो, इस सब के मतलब परिभाषा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, आप चिंता मत कीजिए। आगे आने वाले केमिस्ट्री के चैप्टर में, तीसरे चौथे चैप्टर में इन सब के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो धातु बस इतना समझ लीजिए, जिसको क्या हो, पीटने पर क्या हो, टन टन की आवाज़ आए, जिसको हम लोग क्या खींच करके लंबा कर सकते हैं, चादर बना सकते हैं, उसे धातु कहते हैं। और जिसको पीटने के बाद खट खट की आवाज़ आए उसे हम लोग क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। और जो दोनों का मिक्सर होता है उसे हम लोग उपधातु कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बस समझिए और आगे इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे ही आपका जो यौगिक है, यौगिक भी आपके 2 प्रकार के होता है, एक सहसंयोजक यौगिक होता है, एक आयनिक यौगिक होता है। ठीक है, उसके बाद पदार्थ के दूसरे भाग में हम लोग आएंगे, जिसका नाम क्या है, अशुद्ध पदार्थ। तो अशुद्ध पदार्थ भी 2 प्रकार के होता है, एक होता है आपका समांगी मिश्रण होता है और दूसरा होता है विसमांगी मिश्रण। तो इतने भागों में हमने क्या जाना, केमिस्ट्री के अंतर्गत आने वाले पदार्थ और पदार्थ के कौन कौन से प्रकार होते हैं, उसके अंतर्गत कौन कौन से प्रकार आते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया है। अभी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, जानते हैं क्या, यही है, हमारे इस तत्वों के बारे में ही पढ़ना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए इसको मिटा करके हम लोग इसके बारे में और डिटेल से और चीज़ जानते हैं। अब हम लोग जानते हैं तत्वों के बारे में। तो जैसे ही हम तत्वों के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो सबसे ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी क्या होगा कि तत्व मतलब एलिमेंट्स और उसके क्या होते हैं, संकेत होते हैं और उसके कुछ नंबर होते हैं, उन सबको याद करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, उसके याद करने के लिए भी कोई ट्रिक होता है। ठीक है, तो ट्रिक आप लोग इधर उधर खोजिएगा तो आपको मिल जाएगा। जैसे तत्व होते हैं आपका हाइड्रोजन हो गया, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इस तरह से आपके टोटल 118 तत्व होते हैं। ठीक है, तो उन सब में आपको अभी 118 को याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप मैक्सिमम आप कितना मान लो 20 नहीं, 20 कम हो जाएगा, कम से कम 30 से 40 आप तत्वों के नाम यानी एलिमेंट्स के नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है, एलिमेंट्स के नाम याद कर लेना है, साथ में इसके संकेत याद करना है और इसके परमाणु संख्या याद कर लेना है। ठीक है, 40 को कम से कम तत्वों के नाम। अब इसको याद कहाँ से कीजिएगा, तो इधर उधर खोजने की जरूरत नहीं है, आपके केमिस्ट्री की किताब में मिल जाएगा। और नहीं मिलेगा तो मैं आपको अपने आज रुद्रा एकेडमी के जो टेलीग्राम मतलब ग्रुप है, चैनल है, उस पर आपको यहाँ पे देखिए लिख करके रेडी कर दिया हूँ। इसको आज मैं आपको इस वीडियो को डालने के 2 घंटे बाद टेलीग्राम पर मैं इसको डाल दूंगा। तो जितना इसमें मैं नोट किया हूँ इन्हीं सभी को याद कर लीजिएगा, आपके क्लास 10th में कहीं दिक्कत नहीं आएगा, इतना याद कर लेते हैं तो। ठीक है,
तो इन सभी चीज़ों को याद कर लीजिएगा, आज मैं आपको डाल दूंगा। अब आइए हम लोग जानते हैं तत्वों के बारे में, ठीक है। इंग्लिश इसका क्या होता है, एलिमेंट्स होता है। अब जितना भी आपका तत्व होता है सब क्या होता है, परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। अब परमाणु किसे कहते हैं भैया, तो देखो परमाणु का पहले यह विचारधारा था कि दुनिया की सबसे छोटी वस्तु को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। पहले लोगों का मानना था, लेकिन वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसको तोड़ दिया, परमाणु को भी तोड़ दिया। परमाणु के 3 खंड बना दिए, उसके भी अलग अलग खंड बना दिए, लेकिन उतना हमें ज़्यादा जरूरी नहीं है। बस इतना अब जानो कि जो भी तत्व होता है परमाणु से मिलकर के बने होते हैं, और परमाणु के 3 गो तत्व मतलब छोटे छोटे उसके टुकड़े होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा होता है प्रोटॉन, और तीसरा होता है न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे आपको एक सेकंड इलेक्ट्रॉन पर आपका कौन सा चार्ज होता है, तो इस पर माइनस चार्ज होता है, ठीक है, यानी इस पर ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर आपसे पूछा जाए कौन सा चार्ज होता है, चाहे हिंदी में इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, क्या बताइएगा, ऋण आवेश होता है, ठीक है, यानी माइनस आवेश होता है। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है, तो प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है, प्लस, यानी धन आवेश होता है, ठीक है। और आपका पूछा जाए न्यूट्रॉन पर कौन आवेश होता है, तो न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होता है इसका मतलब इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है, ठीक है। तो इतना आप जान लीजिए कि कोई भी तत्व होगा वो परमाणु से मिलकर के बना होगा। परमाणु आपके 3 वो होते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होगा, प्रोटॉन पर क्या होगा, प्लस चार्ज होगा, और जो आपका न्यूट्रॉन होगा उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रल होता है, ठीक है, उदासीन होता है। तो जो उदासीन होगा उसके पास कुछ नहीं है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा तत्व की परमाणु संख्या पूछा जाएगा, तो तत्व की जो परमाणु संख्या होता है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, प्रोटॉन की संख्या क्या है, उसके लिए आप यहाँ पे देखिए, कोई भी जो आपका तत्व होता है वो कैसा होता है, ऐसा होता है। यहाँ पे मान लीजिए आपका यह क्या है, कोई तत्व है, ठीक है, और इस जो भी आपका तत्व होता है उसके ऑर्बिट होते हैं, इस तरह से उसके ऑर्बिट होते हैं। उस ऑर्बिट में क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई आपका क्या है, तत्व है, तो इस तत्व के जो यहाँ पे बीच वाला सेंटर आप देख रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में न्यूक्लियस बोला जाता है। तो इस नाभिक में क्या होता है आपका, इसमें होता है आपका प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है नाभिक में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और जो आपका ये इलेक्ट्रॉन बच गया, तो ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूमते रहता है। कहाँ घूमते रहता है, इन ऑर्बिटों में घूमते रहता है, ठीक है। इस जो गोल गोल इस तरह से लाइन बाहर खींचा गया है उसको क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, हिंदी में उसे कक्षा बोला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन कक्षा में घूमते रहता है, और बाकी ये नाभिक यानी सेंटर में न्यूक्लियस पर क्या रहता है, आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें इस तरह से रहती हैं। तो आप देखिए यहाँ पे जो आपका न्यूट्रॉन है इसके पास तो कोई चार्ज होता नहीं है, यानी इसके पास कोई आवेश नहीं है। तो बीच वाले जो नाभिक पे हम लोग कौन सा चिन्ह दे देते हैं, प्लस का चिन्ह दे देते हैं, क्योंकि इसके पास कोई चिन्ह नहीं है और प्रोटॉन के पास प्लस है, तो प्लस ही चिन्ह होगा ना। तो इसका क्या होता है, प्लस होता है। और बाकी इसके चारों बगल से इस तरह से क्या होते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन के पास माइनस चार्ज होता है, तो वो घूमते रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात ध्यान देने वाली बातें हैं कि कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो इसको ध्यान देने के लिए बस आप इतना जानो कि जो भी पहला कक्षा होता है ना, फर्स्ट ऑर्बिट ये वाला, इसमें हमेशा कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। क्या होता है, फर्स्ट ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट हिंदी में इसे हम लोग बोले हैं प्रथम कक्षा, ठीक है, प्रथम कक्षा, ठीक है। तो प्रथम कक्षा में आपके टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, 2 होगा। और लास्ट ऑर्बिट में जो भी आपके इलेक्ट्रॉन का होगा, लास्ट ऑर्बिट जो उसका होगा, उसमें कितने होने चाहिए, तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लास्ट वाले में कितना होना चाहिए, लास्ट वाले में 8 इलेक्ट्रॉन मतलब रहना चाहिए। अच्छा, कोई भी जो आपका तत्व होता है वो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रखना पसंद करता है, ठीक है। तो अब क्या होता है ना, देखिए यहाँ पे कि जो भी सब में तो 8-8 इलेक्ट्रॉन रहते नहीं, कुछ में कम रहता है, कुछ में मतलब बहुत कम रहता है, मतलब लास्ट वाले ऑर्बिट में। तो जितना भी इलेक्ट्रॉन है ना वो क्या कहता है, किसी और से क्या करता है, क्या ले सकता है, या फिर अपना वाला इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाले ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन किसी और को चाहे तो दे सकता है अपना ऑर्बिट पूरा करने के लिए। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, चलिए मैं आपको एग्जाम्पल दे करके समझाता हूँ। जैसे कि हम लोगों ने एक मान लिया यहाँ पे सोडियम, ठीक है, सोडियम, इसका संकेत क्या होता है, Na होता है, और इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है, ठीक है। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। तो हम लोग यहाँ पे जब सोडियम को लिखेंगे, यहाँ पे लाएंगे, ये आपका एक तत्व हो गया, इसका हम लोग ऑर्बिट बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। ऑर्बिट बनाएंगे तो इसके पास टोटल मतलब परमाणु संख्या कितना है, 11 है, यानी 11 इसके पास इलेक्ट्रॉन है। तो 2 आपको पता है कि पहला कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होता है। दूसरे में कितना होगा, 8 होगा। तो 8 यहाँ पे हमने
28 का है लिख रहा हूँ भाई मैं। यहाँ पे हमने 8 इलेक्ट्रॉन डाल दिया। तो अभी देखो तो कितने इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 और 8 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक इलेक्ट्रॉन अभी एक्स्ट्रा बच रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक और हमने इसका ऑर्बिट खींचा और इसमें हमने क्या दिया, इसका एक और इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे कि जो लास्ट वाला ऑर्बिट होगा उस पर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसके पास कितना है, 1 है। तो अब ये क्या करेगा आपका ये सोडियम, ये करेगा यही कि किसी दूसरे से 7 को ले लेगा। ठीक है, क्या करेगा, 7 को इलेक्ट्रॉन लेगा या फिर अपना एगो इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देगा। ठीक है, तो किसी और को दे देगा तो हाई वाला लाइन खत्म हो जाएगा, तो बच गया हाई, बचेगा हाई है ना लास्ट। तो इसमें तो 8 को हाई है, तो इसका ऑर्बिट क्या होता है, पूरा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इसके पास ईगो है, तो ये ईगो क्या करेगा, किसी को दे देगा, क्योंकि 7 को जब ये ले लेगा तो इसको है ये सोडियम का है, ये 7 को हो जाएगा इसके पास, तो टोटल इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 18 इलेक्ट्रॉन को ये संभाल नहीं पाएगा सोडियम, इसलिए क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देता है। जैसे कि एक और एग्जाम्पल यहाँ पर समझिए, अभी हमने सोडियम लिया था, अब हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम ले लेते हैं, Cl ले लेते हैं। इसका कितना होता है, 17 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने Cl को लिया, तो एक पहला इसका ये हो गया ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, और इसको और मिटाइए। चलिए, यहाँ हमने क्या किया, इसका ऑर्बिटों की संख्या बना दिया। पहले में कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 यहाँ पे हो गया, इसमें आपका 8 इलेक्ट्रॉन हो गया सेकंड वाले में। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन। तो अब कितना हो गया, तो 2 8 10, और लास्ट वाले में कितना बच जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई इसमें, तो देखो यहाँ पे 2 और 8 10 और 7 17, और क्लोरीन के Cl क्लोरीन के साथ आपका कितना होता है, 17 को इलेक्ट्रॉन होता है क्लोरीन में, 17 यहाँ पे पूरे हो गए। लेकिन हमने क्या पढ़ा है कि लास्ट वाले कक्षा में, लास्ट वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 8, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 7। तो अब ये क्या करेगा कि ये 7 इसको पूरा करने हैं, तो ये कहेगा क्या, इस सोडियम से, हाँ सोडियम से, क्या रे भैया तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है ही, अभी किसी से 7 को इलेक्ट्रॉन तो ले नहीं सकता है पूरा करने के लिए, क्योंकि इसके पास पकड़ने के लिए लोग कितने हैं, मान लो लोग हैं इसके पास, यहाँ पे देख रहे हैं 11 को, 7 को किसी से लेगा तो इसके पास टोटल हो जाएगा 18। ठीक है, तो 18 हो जाएगा, तो 18 को 11 को इलेक्ट्रॉन इसका पकड़ के तो रख नहीं सकते हैं, यानी इसका जो बंधन होगा ना, बॉन्ड जो बनता है वो क्या होता है, वो बॉन्ड कमजोर पड़ जाएगा, वो बंधन जो होगा कमजोर पड़ जाएगा। तो ये क्या करेगा, अपना बंधन मजबूत बनाए रखने के लिए और अपना ऑर्बिट भी इसे पूरा करना है, तो इसके लिए क्या करेगा, अपना जो इसके पास एगो इलेक्ट्रॉन है इसको कहेगा कि भैया तुम चले जाओ, यहाँ से हटो मुझ में से। तो क्या करेगा, अपना एगो इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, किसको, क्लोरीन को। क्लोरीन को एगो इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसके पास यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो क्या होगा, अब देखो इसके पास पकड़ने की टोटल क्षमता कितना है, 17 है, 17 को इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो 17 को तो अच्छा से बॉन्ड बना करके रख सकता है। एगो बॉन्ड इस मतलब इधर से ले भी लेगा तो कितना होगा, 18 इसके पास हो जाएगा। तो 17 को पहले से ही पकड़ के रख रहा है, तो 18 को पकड़ के नहीं रख सकता है, रख सकता है, एगो को तो क्यों रख लेगा, थोड़ा सा इसका क्या होगा, बॉन्ड जो होगा वो क्या होगा, कमजोर हो जाएगा, लेकिन 18 को पकड़ करके रख लेगा। ठीक है, तो ये अपना एगो इसको दे देता है, तो इसका भी इसमें अब क्या बच जाएगा, 8 हो जाएगा, और इसका भी इधर क्या हो जाएगा, लास्ट वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इसी तरह जो भी आपके तत्व होते हैं ना, अपने परमाणुओं को दे देते हैं किसी को, कभी किसी से ले लेता है, और वही क्या कहलाता है, वही आपका कहलाता है संयोजकता। क्या कहलाता है, संयोजकता। यानी कोई भी परमाणु अपने परमाणु नहीं, कोई भी तत्व, ध्यान से सुनिएगा संयोजकता का परिभाषा, कोई भी तत्व अपने लास्ट ऑर्बिट में, यानी अपने लास्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 पूरा करने के लिए जितने तत्वों को ग्रहण करता है या जितने तत्वों को त्याग करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसकी संख्या को हम लोग संयोजकता कहते हैं। परिभाषा क्या होगा, कोई भी तत्व अपने लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को 8 करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है या फिर जितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, उसकी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। तो इस केस में हम लोग अगर बात करें कि यहाँ पे आपका जो है सोडियम का संयोजकता कितना होगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सोडियम क्या है, इसमें 8 को पूरा करने के लिए एगो अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है ना, तो सोडियम का आपकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लोरीन का संयोजकता निकालें तो क्लोरीन क्या कर रहा है, अपने लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूरा करने के लिए क्या कर रहा है, इसके में क्या कर रहा है, एगो ग्रहण कर रहा है, यह भी इसमें से एगो ले रहा है, तो इसकी भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगा संयोजकता। ठीक है, इसी तरह अलग अलग तत्वों को हम लोग क्या करेंगे, संयोजकता निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पे मान लो एगो हम ले लें यहाँ पे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के परमाणु संख्या कितना होता है, 1 होता है। अब इसको क्या करना है, हाइड्रोजन को अपने इस वाले ऑर्बिट में इसको क्या चाहिए, फर्स्ट वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास है कितना, एगो है,
तो एगो है तो अभी क्या करेगा, किसी से एगो लेगा, नहीं तो किसी को एगो देगा। तो जो भी इसके पास आएगा हाइड्रोजन, ठीक है, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन से करेगा। तभी इस हाइड्रोजन के पास भी एगो तत्व है और इसके पास भी एगो है, तो हाई इसे बोलेगा कि अपना एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो। हाई बोलेगा तो नहीं, तुम अपना वाला मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो, क्योंकि दोनों के पास एक एक है और दोनों को दो करना है। तो ये क्या करेगा, दोनों में से कोई तो अपना देगा नहीं, क्योंकि हाई दे देगा तो इसका साफे खत्म, हाई दे देगा तो इसका भी साफ खत्म। तो दोनों क्या करता है, अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को ये लोग क्या करता है, इस तरह कर लेता है। इसका बॉन्ड ये हो गया और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इस तरह कर लेगा, और अपना वाला एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लाएगा और इसका भी इलेक्ट्रॉन यहाँ लाएगा, और दोनों क्या होगा, आपस में साझा कर लेगा। ठीक है, तब जब काम पड़ेगा तो इसका वाला इलेक्ट्रॉन इसमें काम करेगा, जब इसको जरूरत पड़ेगा तो इसका वाला इलेक्ट्रॉन भी इसमें काम करेगा, यानी दोनों में क्या हो जाएगा, दो दो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और इस तरह से ये लोग अपने ऑर्बिट में घुमा करेंगे। ठीक है, इस तरह से घुमा करेंगे। अब ये जितने इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे सब देख रहे हैं ना, ये सब क्या होता है, इस ऑर्बिट में हमेशा इस तरह से गोल 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 घुमा करता है, घूमते रहता है अपने ऑर्बिट में। तो इस सबको दो चाहिए, तो ये दोनों क्या करेगा, इस तरह से अपना कर लेगा कि तुम अपने इलेक्ट्रॉन को मेरे ऑर्बिट में भी भेज दो, ये अपने इलेक्ट्रॉन को इसमें भी भेज देगा। तो दोनों में क्या हो गया, दो दो हो गया। तो इस तरह ये आपस में क्या करता है, बॉन्ड बना लेता है। तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, H2 लिखते हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे समझाने का मैं क्या था, संयोजकता आपको समझाना था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई भी तत्व अपने जितने परमाणुओं को त्याग करता है और जितने परमाणुओं को ग्रहण करता है, उसकी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। और संयोजकता निकालने किस तरह निकालते हैं, चलिए उसको भी समझ लेते हैं। पहले इसको मिटा लूँ।